गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये चीज़ होती क्या है, क्यों हम करते हैं और क्या क्या ऐसी कमियां हैं जो इस चीज़ को रोकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम अडॉप्ट करके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ये हमारे डे टू डे में काम आते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे से व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की एक प्रीडिफाइंड डेफिनेशन की, तो कम्युनिकेशन होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन या बोले हम तथ्य, सूचना या तर्क वितर्क के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन होने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्सन बोलने वाला, दूसरा उसे सुनने वाला। फीलिंग्स हर इंसान के अंदर होती हैं, बट अगर हम उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सामने वाला उसे सुनने वाला भी होना चाहिए। ये नहीं है आप एक व्यक्ति के बारे में कुछ सोच रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच रहा है, बट अगर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स नहीं होगा तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने आपस में बातचीत के ज़रिए बताया ही नहीं एक दूसरे के बारे में कि मैंने आपके बारे में क्या सोचा या आपने मेरे बारे में क्या सोचा, तब तक ये प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। दूसरी है कि जब हम अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये जानना ज़रूरी चाहते हैं कि हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें कि क्यों भाई, जैसे कि हमने अपने पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया था कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो ही चीज़ों के आंसर होते हैं, व्हाई एंड हाउ। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें कि हम करते क्यों हैं, व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो इस पर व्हाई से ही हमें आंसर मिल जाता है कि कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस। इन्फॉर्म कि हम आगे वाले व्यक्ति को कुछ सूचना देना चाह रहे हैं। अब वो सूचना चाहे तो मान लीजिए अगर मुझे किसी को टाइम टेबल के बारे में बताना है तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन कि मैं दूसरे व्यक्ति को बता रही हूँ कि आपको इस टाइम पे ये स्टडी करना है। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए आज किसी और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आज आपको ये काम करना है, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स के लिए भी हो सकता है कि मैं आपके बारे में ये सोचती हूँ, ठीक है, यानी इन्फॉर्म आपको किया जा रहा है कि आप अपना बिहेवियर सुधारें, आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला आता है इन्फॉर्म की आगे वाले व्यक्ति को सूचना देने के लिए। दूसरा आता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है जब हम आगे वाले व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव डालना चाह रहे हैं, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट्स है, वो थोड़ा सा तनाव में है अपने एग्ज़ाम्स की वजह से, तो वहाँ पर हम अगर उससे बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही कर रहे हैं उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली हम किसी आगे वाले को इन्फॉर्म करने के लिए या उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। इसी में ही अब आगे आते हैं हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था 9th में, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तो प्रोसेस होती है जो आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि सबसे पहले क्या आता है, आइडिया। हमारे दिमाग में कोई भी बात है, ठीक है, हमने क्या किया, उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, तो उसे हम कहते हैं मैसेज कोडेड। नाम डिफाइन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज कोडेड इज फ्रॉम द साइड ऑफ सेंडर, ठीक है, जब भेजने वाला व्यक्ति उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, इट मीन्स मैसेज कोडेड। उसके बाद होता है उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसे भेज दिया जाता है, मैसेज सेंट। अब मैसेज क्या होगा, रिसीव्ड होगा, किसके जरिए, रिसीवर के द्वारा। अब रिसीवर जिस लैंग्वेज में सेंडर ने भेजा है उसे
उसकी भाषा में ना लेकर उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। दैट इज द पार्ट ऑफ डिकोडिंग, मैसेज डिकोडिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज मैसेज अंडरस्टूड। कहने का मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन इन चरणों से होकर गुजरता है। हमारे पास कोई भी, मान लीजिए हमने किसी के बारे में सोचा कि उस व्यक्ति ने टॉक किया, ठीक है, क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर आइडिया जनरेट हो रहा है, या कह सकें कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। हमने उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, मान लीजिए हम अपनी किसी फ्रेंड को देना चाह रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, दैट इज़ मैसेज कोडेड। उसके बाद हमने उसे भेज दिया। अब आगे वाला व्यक्ति, मान लीजिए हमने हिंदी में टाइप करके भेजा है, आगे वाले ने सेटिंग्स अपनी इस हिसाब से कर रखी हैं कि उसे वो मैसेज फिर इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो वो क्या हो रही है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड, मैसेज डिकोडिंग, ठीक है। और फिर उसने समझ लिया कि हाँ, उस व्यक्ति ने एग्ज़ाम में टॉप किया है। यहाँ पर अंडरस्टूड के साथ ही हमारा मैसेज सर्कल जो है वो पूरा हो जाता है। अगर बात करें अभी करंट सिलेबस की, तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स दो तरह के दिए गए हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। हमने कुछ बोला या हमने कुछ लिखकर बताया, दूसरे वाले ने उसे रीड किया या उसने उसे सुना। स्पीकिंग एंड राइटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आगे वाला उससे लिसनिंग कर रहा है, यानी कि सुन रहा है, तो कहने का मतलब वो इंफॉर्मेशन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हमारा मैसेज सर्कल पूरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं कि जब हमारा ये सर्कल देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ही इजी होता नहीं है। हमारे कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ बैरियर्स आते हैं। इन्हें या तो हम बैरियर्स का नाम दे देते हैं या इन्हें हम दे देते हैं पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स क्या होती हैं, हमारे ऑन थिंकिंग्स या ऑन बिलीव्स, कि हम आगे वाले व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम कभी किसी व्यक्ति को उसकी ड्रेसिंग सेंस से जज करते हैं, या एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत जल्दी खा रहा है किसी रेस्टोरेंट में, तो हम सोचते हैं कि ही इज़ सो फूडी। तो कहने का मतलब हमारा ओन परसेप्शंस है किसी व्यक्ति को जज करने का, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आगे वाला व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है। मान लीजिए दो पर्सन हैं, साथ बैठे हैं, एक उसी व्यक्ति के बारे में कुछ और सोच रहा है, एक उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि शायद उसको खाना आज लेट मिला है। एक सर सो फूडी, यार बहुत ज़्यादा फूडी है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। कहने का मतलब, तो यहाँ पर जब ये कम्युनिकेशन, ये पर्सपेक्टिव्स हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को एक तरह से रोक देते हैं। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम आगे वाले तक प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, वो वहाँ तक एग्जैक्ट नहीं पहुँच पाती। पर्सपेक्टिव्स के कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इन पर्सपेक्टिव्स को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव। यहाँ पर सबसे पहले आता है लैंग्वेज। मान लीजिए एक ट्रेन में दो पर्सन सफ़र कर रहे हैं, एक को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, आगे वाले व्यक्ति को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती। तो इज़ देयर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन देम? नो, बिकॉज जो लैंग्वेज वो जानता है, पहले वाला व्यक्ति जानता है, वो दूसरे वाला व्यक्ति उसको नहीं जानता है। तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली प्रूव करने के लिए या इफ़ेक्टिवली फ्लो करने के लिए हमारी लैंग्वेज या हमारे आपस की लैंग्वेज मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आगे वाला व्यक्ति जैसे ही कुछ बोला, वो समझ गया कि ये इंग्लिश बोल रहा है, मैं नहीं समझ पाऊँगा, तो वहीं पर वो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये बैरियर्स का काम कर रहे हैं लैंग्वेज। दूसरा इसी में आता है हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन, हमें जो
जो आगे दिखाई दे रही हैं, इसका जस्ट अभी मैंने एग्जांपल आपसे सेट किया था कि अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है या कोई बहुत स्लो खा रहा है तो कह रहे कितना मतलब टाइम लगा रहा है खाने में। तो कहने का मतलब अब मान लीजिए कोई बच्चा सड़क पर चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर गया, तो यहाँ पर दो तरह के पर्सन्स आपको एक ही उसमें मिलेंगे। एक क्या करेगा, बहुत तेज़ भाग रहा था लापरवाह बच्चा, एक है कि बाय मिस्टेक बच्चा है कोई बात नहीं गिर गया, उसको उठाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम अपनी ब्रेन एबिलिटी, अपने दिमाग की दक्षता के अनुसार कितना सोच पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी इट में भी नेगेटिव, वहाँ पर वो चीज़ कम्युनिकेट को बैरियर करेगी या कम्युनिकेशन को रोकेगी। तीसरा आता है हमारा इसी में ही पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी टीचर के बारे में परसेप्ट कर लेता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, हालांकि इट मे बी ही इज़ रॉन्ग इन पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर उसने ऐसा अपने दिमाग में बिठा लिया कि नहीं एक बार मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने मुझे डांट दिया था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस वो रिवील करके चल रहा है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इस टीचर्स के प्रति नेगेटिव रहा है, तो वहाँ पर वो नेक्स्ट टाइम उससे कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से हमारे कम्युनिकेशन को रोक रही है या स्पष्ट रूप से हमारा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा। आगे आता है हमारा प्रेजुडिस। एक तरह से भ्रांति जिसको हम बोल लेते हैं कि हमने फिक्स्ड कर लिया कि नहीं आज मेरे साथ कुछ गलत ही होगा। कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट्स नेगेटिव रिजल्ट्स। सेम चीज़, हम कई बार घर से चलते हैं, हमारा मूड होता है, हमें पता है कि आज हम लेट हैं, हम डांट खाने वाले हैं, तो वो चीज़ें हमें एक्चुअल में फेस करने को भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम घर एक बार लेट हुए, हमने सोच लिया कोई बात नहीं आज 5 मिनट ही लेट हुए हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो और काम हमारा स्मूथली चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को रिजल्ट उस हिसाब से भेजा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हमने वाइब्रेशन अपने माइंड को भेजी है। तो प्रेजुडिस होता है कि अगर ये नेगेटिव हम फिक्स्ड अपने पहले ही कर लेते हैं संभ्रांति कि आगे वाले व्यक्ति से हम कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, तो रिजल्ट्स भी हमें उसी के अकॉर्डिंग गेन होगा। उसके बाद आती हैं हमारी फीलिंग्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स। आप किसी के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते, हर किसी के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते। कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके बारे में याद करते ही ये ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है हमारे फेस पे। कुछ होते हैं कि जिनसे हम बात भी नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको देखकर हम थोड़ा इजी फील नहीं करते, कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो वहाँ पर जहाँ हम अनकंफर्टेबल है वहाँ हम चाहकर भी आगे वाले व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। जिस वातावरण में हैं आप, वहाँ का वातावरण कैसा है, काम एनवायरनमेंट है, आप वहाँ पर अगर मेडिटेशन के लिए देखा जाए काम एनवायरनमेंट देखा जाता है। अगर वहीं पर मान लीजिए हम लाउड म्यूज़िक बजाते हैं तो क्या आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे? नहीं। सेम चीज़ अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और वहाँ पर बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है, तो क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। सेम जब हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमें एक नॉइज़ी फ्री एनवायरनमेंट की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कल्चर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये हमारे, देखिए किसी कल्चर में किसी इम्प्रेशन को अच्छा माना जाता है, किसी कल्चर में किसी वही इम्प्रेशन नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल थंब का निशान। अब अगर हम किसी को गुड दिखाने के लिए मैसेज में अगर हम टाइप करते हैं तो थंब का यूज़ हम करते हैं कि गुड, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम थंब का यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम उसको चिढ़ा रहे हैं, हम उसको टीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ जब इम्प्रेशंस साइंस यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन पर।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे कम्युनिकेशन को रोकते हैं या हम आगे वाले से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये हमारे कौन कौन से फैक्टर्स किए हैं हमने। अभी लैंग्वेज किया हमने, विजुअल परसेप्शन किया हमने, फीलिंग्स किया, एनवायरनमेंट किया और कल्चर के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से ये फैक्टर्स हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगला आता है हमारा इफ़ेक्टिव। अब ये चीज़ें तो उस चीज़ को रोक रही हैं, अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम उसी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी? हमने इसमें 7 C's का प्रिंसिपल को याद रखना है। यहाँ पर इनके प्रिंसिपल्स को 7 C's क्यों कहा गया है? क्योंकि इन प्रिंसिपल्स के स्टार्टिंग पॉइंट सभी हमारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वर्ड सी से, इसलिए इनको हमने 7 C's का नाम दिया। फर्स्ट C's, यहाँ पर ये C's डिफाइंस क्लियरिटी, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस और कंप्लीटनेस, ये हैं हमारे 7 C's। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर। फॉर एग्जांपल, अब अगर इसी पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो अगर हम रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पर लिखा जाने वाला कुछ भी मैटर आप तक क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। सेम होता है हमारे कम्युनिकेशन की, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, ये हमेशा स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आगे वाले व्यक्ति को वही लैंग्वेज आपकी समझ में आनी चाहिए। दूसरा है हमारा इसी में ही कंसाइज। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। मैसेज जितना छोटा होगा उतना ही इफेक्टिवली पढ़ा जाएगा। आप अपने मैसेजेस में भी देखते होंगे, जब भी कोई बड़ा मैसेज आता है हम उसको अवॉइड कर देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम क्विकली देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, उसको हमने फटाफट पढ़ लिया और फैक्ट भी पढ़ लिया कि हाँ आज ये काम हमें करना है, ठीक है। तो मैसेज जितना छोटा होगा इफ़ेक्टिवली उतना ही वो पूरा हो पाएगा। तीसरा आता है हमारा कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि वहाँ हम एग्जैक्ट वर्ड, कंक्रीटनेस, एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज, एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज यूज कर रहे हैं। यहाँ एग्जैक्ट वर्ड से हमारा अभिप्राय कि देखिए दो वर्ड हैं जो सिमिलर पढ़े जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बातचीत करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा शब्द कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सिनोनिमस वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन उन सभी की एक होती है लेकिन उनके जो वर्ड मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन किस कंटेक्स्ट में किया जा रहा है, उसी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स होने चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन ठीक रूप से पूरा हो पाएगा। उसके बाद आता है हमारा करेक्टनेस। ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसकी बात करें, हो रही है कोई चीज़, अगर वहीं पर हम वाज यूज़ कर देते हैं तो वो तो पास्ट में चली गई। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली आपके जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोहेरेंट। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड रहना है हमें। ये नहीं है पढ़ रहे हैं हम कम्युनिकेशन, पहुंच गए हैं हम रिसर्च पर या किसी और कम्युनिकेशन पर या पैराग्राफ पर, ठीक है, क्योंकि वो हमें हमारे स्टडी जो भी हमारा डिस्कशन टॉपिक है उससे अलग लेके जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जिस वर्ड से, जिस टॉपिक को लेकर हमने कम्युनिकेशन शुरू किया है उसी से हमें जुड़े रहना है लास्ट तक। और उसके बाद आता है हमारा कंप्लीटनेस। आधा अधूरा मैसेज कभी भी आपका पूरा नहीं माना जाएगा या पूरा
आगे वाले को इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। तो आधा कहने का मतलब मैं